गुड इवनिंग। वेलकम है आज के सेशन में। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी जूनियर का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन टुडेज सेशन। ग्रामर है, वोकैबुलरी है और आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन भी है 5 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। जिन लोगों ने अटेंड करा होगा कल वाली क्लास को अटेंड करा होगा, वेरी गुड। नहीं कर पाए होंगे ये इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट बना हुआ है जूनियर एग्जाम के नाम से। उसमें जो डे 1 हमारी क्लास हुई थी और आज की क्लास दोनों मिल जाएगी। आई होप आप लोग को टेलीग्राम में नोटिफिकेशन मिल गया होगा, मैंने शेयर कर दिया है और यहाँ का जो यूट्यूब का अपना नोटिफिकेशन है वो तो पहुंचा ही होगा। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे एंड शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज किसके साथ? हार्डी के साथ। थॉमस हार्डी है हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर। हार्डी began and ended his career by writing. सो यूजुअली दो वर्क के साथ रिलेट किया जाता है हार्डी को, दोनों में ही काफी क्रेडिट मिलता है उनको। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। आपको बताना है कौन से वाले वर्क, जो वर्क का फॉर्म है उसके साथ हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर दूसरे जोन में चले गए थे। फिर वहां पे ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, जो क्रिटिसिज्म मिला था उससे थोड़ा सा दुखी होकर उन्होंने फिर से चेंज करा था अपने फॉर्म ऑफ वर्क को। फर्स्ट के लिए क्या आंसर देंगे? ओके, स्वागत है सभी लोग हमारे साथ हैं। ममता, प्रिंस, परी, करण, स्वाति, हरपिंदर जी। ड्रामा कह रहे हैं। ड्रामा के लिए ही इज नोन, यस। पर अगर आप उनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा। गुड इवनिंग पारुल जी। स्वाति करेक्ट आंसर है। शुरुआत पोइट्री के साथ करी थी, फिर उसके बाद उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे एंड जूड दी ऑब्स को लिखने के बाद जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिला था, ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड देन अगेन ही शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट और स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री अगेन। 1 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नॉवल से रिलेटेड आते हैं, थोड़ा सा मैंने ये अलग तरीके से पूछ लिया था। And started with poetry and ended with poetry. Yes, very good. Question number 2. Who wrote The Habit of Freedom, which English room never acquire and never let their children acquire, came to me naturally. इनका काफी सारा आप कह सकते हैं वर्क एंड ब्रॉडकास्ट वगैरह इस चीज के ऊपर है, फ्रीडम के ऊपर। आर्नोल्ड, इलियट, शॉ या फिर लॉरेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो लोग सिर्फ ऑप्शन लिख रहे हैं प्लीज कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें ताकि मुझे पता हो कि आप कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर दे रहे हैं। किसी के कमेंट्स पहले आते हैं, किसी के कमेंट्स बाद में आते हैं, तो एग्जैक्टली पता हो कि कौन से क्वेश्चन के लिए आप आंसर कर रहे हैं। ओके, सेकंड के लिए बताएंगे। थोड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट नहीं है, मुझे लगता है थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने में। सेकंड के लिए राइट आंसर है शॉ, जी, है ना। बहुत पॉपुलर जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से नहीं है, अलग तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गुड इवनिंग अलका। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज टेकन। हमारा ये यहाँ पे 6 लाइन कोटेशन है जहाँ पे आपका वर्क स्टार्ट होता है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक का। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो 6 लाइन कोटेशन है शुरुआत में वो कहाँ से लिया गया। लिटरेरी डिवाइस क्या बन जाता है? एपिग्राफ बन जाता है। और आपको बताना है कि वो लाइंस कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन है हमारे पास इलियाड है पहला ऑप्शन, दूसरा गीता, तीसरा इन्फर्नो एंड चौथा हेमलेट। थर्ड के लिए गीता से नहीं, गीता से नहीं है। 6 लाइन कोटेशन मैंने आपको बता दिया और ये कहाँ से लिया गया है? इन्फर्नो के कैंटो 27 से, कैंटो 27 ऑफ इन्फर्नो। 3 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इन्फर्नो है किसका वर्क? डांटे का वर्क है, इटालियन राइटर है डांटे, उनका वर्क है इन्फर्नो, वहां से लिया गया है। 3 के लिए सी याद रखेंगे। ऋतिका का आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉट द एरर, ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, जल्दी से बताएंगे। आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। एंड अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
4 के लिए। ओके, 4 के लिए हमारे पास आंसर आ रखा है हरपिंदर का, और उनका कहना है डी, नो एरर, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है। देखें बाकी लोग का क्या कहना है। हाँ जी, डांटे को याद रखेंगे, इटालियन पोएट हैं और रेनेसां टाइम के, उस टाइम के। 4, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। सो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लीजिए, सही है, आर का यूज सही है, सब अगर ठीक है तो फिर हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो कहाँ है, आर नॉट, नहीं आर ठीक है, फादर है और एल्डर ब्रदर है, दो लोग हैं, तो दो के लिहाज से हमारा आर में पंगा नहीं है। पंगा कहाँ पे है, जो दो बार योर यूज हुआ है, योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर, वो जो दोबारा योर यूज हुआ है वो रॉन्ग है। सो बी के साथ जाएंगे, पहला वाला इज करेक्ट, 4 के लिए बी, जो दो बार आपको योर का यूज दिख रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आर के साथ नहीं इशू है, आर नॉट योर फादर एंड एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन, तो प्लूरल के लिहाज से वो ठीक है, जो डबल डबल योर दिख रहा है वो रॉन्ग है। सो बी हमारे यहाँ पे मिस्टेक है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Who is called the essayist for excellence? एसेइस्ट फॉर एक्सेलेंस, तो ये एक हमारे एक एसेइस्ट हैं और इनके लिए किसी ने कहा है पार एक्सेलेंस, मतलब अब उन्होंने जब भी अपना वर्क लिखा है, किसी दूसरे राइटर ने, उन्होंने इस एसेइस्ट के लिए बार बार लिखा है, पार एक्सेलेंस का यूज किया गया है। सो कौन है ये एसेइस्ट जिनको कहा गया है एसेइस्ट फॉर एक्सेलेंस? बेकन, लैम्ब, आर्नोल्ड या फिर चॉसर? जी, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट फॉर एक्सेलेंस? हमारे पास मान लीजिए चौसर, आपको पता है कि भाई चौसर का और एसे का कोई लेना देना नहीं है, बाकी के तीन बेकन है, लैम्ब है, आर्नोल्ड है। राइट आंसर है, मुझे दिखा सबसे पहले किसने बताया हुआ है, हरपिंदर कौर ने। सो करेक्ट आंसर है, इरा का भी सही है, एंड एन चौधरी, चार्ल्स लैम्ब। सो 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा लैम्ब, एंड किसने कहा है, ह्यू वॉकर ने। इनका कहना था पार एक्सेलेंस, चार्ल्स लैम्ब के लिए यूज किया इन्होंने, और बाकी के जो दूसरे और भी हैं उन्होंने भी यूज किया, पर ज्यादा बातचीत ह्यू की होती है कि इन्होंने कहा है लैम्ब को। एक्सेलेंस वाला पॉइंट यहाँ से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग। तो एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन हो गया। काफी डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा आपको कौन सा करेक्ट सब्जेक्ट है इस चीज को लेकर के घुमाएंगे, जहां आपको लगेगा कि भाई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है पर एक्चुअली वो प्लूरल होगा। कई बार आपको लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है पर वो सिंगुलर होगा। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6। माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग। परफेक्ट, वांट्स। सो 6 के लिए ए। मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पे, माई सिस्टर है ना, वो जो आखिर में ब्रदर्स दिख रहा है उसके साथ नहीं जाएंगे। मेन सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, और सिंगुलर है इसलिए वांट्स। जी, गुड इवनिंग साथ में। सो 6 करेक्ट है सभी का लगभग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, है ना, ब्रदर्स पे नहीं जाएंगे। माई सिस्टर wants to have a career in engineering, ये हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट हुआ। वहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है माई सिस्टर के लिए, अनलाइक माई ब्रदर्स, है ना, तो उस पर नहीं फोकस करेंगे। प्रॉपर सब्जेक्ट माई सिस्टर है और सिंगुलर के साथ wants जाएगा। V5, शेली रोट ए पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। सो ये काफी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा वर्क है जिसकी वजह से शेली वॉज एक्सपेल्ड एंड ऑल दैट, पर आपके ये क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा क्या जा रहा है, बाय हुम वॉज ही इंस्पायर्ड। सो अगर आप बायोग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मेंशन रहता है जनरली डिटेल्ड बायोग्राफी इसके अंदर कि उन्होंने ये वर्क पढ़ा, देन ही गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस राइटर, और फिर उन्होंने ये वाला वर्क लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। सो उस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है, कैंट, बर्डसन, ह्यूम, कीट्स।
7 के लिए सी परफेक्ट आंसर ह्यूम। ये पता है सभी को, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन? 8 के लिए द सन ऑल्सो राइजेस, मैन विदाउट वुमेन, अ मूवेबल फीस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे के ऊपर क्वेश्चन है ये वाला, 8 के लिए बताएंगे। जी, क्या लग रहा है? ए करेक्ट है। सो टर्म कॉइन किसने करा है? कभी अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन आए तो गर्ट्रूड स्टेन को याद रखेंगे, कॉइन दिस टर्म। लेकिन पॉपुलर किसने किया है? हेमिंगवे ने। कौन से वर्क के अंदर? द सन ऑल्सो राइजेस, उसके अंदर उन्होंने ये वाली चीज लॉस्ट जनरेशन वाला टर्म यूज किया हो गया है। और इसी की वजह से जो हमारा ऑप्शन ए है द सन ऑल्सो राइजेस, उसको माना जाता है बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। एक अभी रिसेंट में एक और बुक आई है जिसके अंदर बाइबल टर्म को यूज किया गया है, एनी आइडिया? अभी बिल्कुल लेटेस्ट लेटेस्ट में एक किताब आई है विद किसी नए ऑथर हैं। सो देखिए कितने लोग को पता है बुक का नाम जिसके अंदर बाइबल टर्म यूज किया गया। सो 8 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो एक लाइन से सही आंसर है, ये बढ़िया लगता है देख के आप लोग के कमेंट्स जब सारे सही आंसर्स आते हैं। सो पारुल, हरपिंदर, खुशबू, इरा, शशि, साधना, अलका, स्कोरप, एन चौधरी, परी। बहुत बढ़िया। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। सो 3 अवार्ड्स हैं जो आप याद रखते हैं और एक नॉमिनेशन याद रखते हैं। PEN वाला हमारा प्राइज, उसके बाद साहित्य अकेडमी वाला अवार्ड, फिर हमारा केरला साहित्य अकेडमी वाला अवार्ड और नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन। 4 चीजें हैं जो आप कमला दास से रिलेटेड याद रख सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा आपको चारों डेट्स याद हो, है ना। यहाँ पे फिलहाल क्या पूछा जा रहा है आपसे? केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से साल में? ऑप्शन है 1985, 1969, 1964, 1965। ए नहीं, बी करेक्ट है जी, बी करेक्ट, 1969। और वर्क का नाम किसी को पता हो? कौन से वर्क के लिए? सो कोल्ड जो वर्क है उसका नाम कोल्ड है, शॉर्ट स्टोरी, और उसके लिए मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1969 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड है। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, रिगार्ड, इमेसिएट, इंसेन, रिजेक्टेड, रिडिक्यूल। 10th के लिए बताना है। सो ये जो हमारा वर्ड है मैं उसका वैसे आपको मतलब बता देती हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। रिगार्ड हो गया जो बहुत ही ज्यादा, जैसे किसी ने बहुत काम कर लिया है बहुत ही ज्यादा, जैसे स्पेशली जिस दिन आप स्टोर रूम वगैरह साफ करते हो तो वो जो टायर्ड होता है, टायर्ड बिकॉज ऑफ वर्किंग, थोड़ा सा पेल हो जाना फेस को और थकान लगना, दैट इज कॉल्ड रिगार्ड। सो ऑप्शन है हमारे सामने, इमेसिएट, इनसेन मतलब पागल जैसा हो गया, रिजेक्टेड मना होना, एंड रिडिक्यूल मजाक उड़ाना किसी का। कोल्ड शॉर्ट स्टोरी, हाँ जी शशि राणा करेक्ट। सो ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ए पहला वाला। दोनों ही हो जाता है टायर्ड लुकिंग के लिए, कि जैसे कोई बहुत ही ज्यादा एकदम थका हुआ लग रहा होता है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 10 के लिए याद रखेंगे। 11th, विच वर्क ऑफ आर के नारायण इज सिमिलर टू दी ए डॉल्स हाउस? तो यहाँ पे दो चीजें आपके लिए हो गई। एक तो सबसे पहले कि ए डॉल्स हाउस है किसका वर्क, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे। और इन दोनों वर्क्स को कंपेयर किया जाता है, ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। और तीसरा कि ये वो कौन सा वर्क है आर के नारायण का जिसको ए डॉल्स हाउस के साथ कंपेयर किया जाता है, वो वाला नाम याद रखेंगे। सो हमारे पास ऑप्शंस में है मिस्टर संपत, द गाइड, द डार्क रूम, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। 11 के लिए
सी रितिका करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। और किसका वर्क है ए डॉल्स हाउस, जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है? हेनरिक इब्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो तीनों चीजें याद रखेंगे, ये हेनरिक का वर्क, वो आर के नारायण का वर्क, और दोनों वर्क को कंपेयर किया जाता है, डार्क हाउस को और डॉल्स हाउस को, सॉरी डार्क रूम को और डॉल्स हाउस को। ठीक। सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, कमिसरेट। और ऑप्शन है हमारे सामने, डिबेटेबल, एम्पथाइज, इनडिफरेंट और लीजन। तो वर्ड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कमिस्ट्रेट जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है किसी की तरफ आप पिटी रखते हो, उसके तरफ सिंपथी रखते हो, उसको हम लोग कहेंगे कमिस्ट्रेट, है ना। और ऑप्शंस हैं डिबेटेबल, एम्पथाइज, इनडिफरेंट, लीजन। क्वेश्चन नंबर 12। हम्म। जिसको रख के उदास है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो आ रहा होगा, है ना, कुछ आंसर्स और एक आध गलत हो जा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, वो आगे के लिए उसको याद रखेंगे हम लोग। 12 के लिए बी। अब मैं बताऊं, ऋतिका, इरा, खुशबू, इजी एक्सप्लेनेशन, एन चौधरी, महिमा, साधना, स्वाति, सबका आंसर गलत, रॉन्ग आंसर। और ये सिली मिस्टेक का रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। अभी तक जितने लोगों के मैंने नाम लिया उसके बीच में सिर्फ दो लोगों का मुझे करेक्ट आंसर दिखा था। तो ऐसा एग्जाम में बिल्कुल 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 नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट मीनिंग, और वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करते हुए बता दिया कि पिटी पिटी या सिंपथाइज करना, पर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि ये चीज नहीं करना। और वो कौन सा पर्सन हो गया, इनडिफरेंट हुआ। ऑप्शन सी। 12 के लिए सी। बाकी के जो आपके ऊपर के ए ऑप्शन और डी ऑप्शन है, उसका लेना देना नहीं है वर्ड से। डिबेटेबल हो गया ऐसा टॉपिक जो कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है और उस पर बातचीत की जा सकती है। एंड लीजन, ये जो आपके मिलिट्री वाले वो ग्रुप्स होते हैं, उनको कहते हैं, है ना, बटालियन, मिलिट्री के से रिलेटेड जो बटालियन होता है उसके लिए लीजन यूज किया जाता है ना। सो ध्यान रखेंगे। पता चला कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है और उस खुशी में आप रॉन्ग आंसर मार्क कराएंगे, ऐसे नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हम्म। 13, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स डू आई वेक और स्लीप। मैं मेरी तरफ से आपके लिए हिंट है, ये उस पर्टिकुलर जो ओड है उसका लास्ट लाइन है, बिल्कुल आखिर आखिर में ये चीज लिखी गई है, डू आई वेक और स्लीप। तो ऑप्शंस हैं, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइके, ओड टू नाइटिंगेल, इमॉर्टैलिटी ओड। चार ऑप्शंस। इरा सिनोनिम बताया था उसका, जैसे किसी की तरफ एम्पथी, सिंपथी या पिटी रखना कि अरे बेचारे के साथ बड़ा गलत हो गया, वो उसका मतलब है। तो अगर हम सिनोनिम के साथ जाते तो फिर बी के साथ चले जाते, इसीलिए मैंने कहा कि सबने मिस्टेक करी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना था, और वो कौन सा था, इनडिफरेंट, जिसका हमें किसी की तरफ कोई भी इमोशन हम नहीं रख रहे हैं। सो आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन, है ना, सी हो जाएगा वहां पे। जी 13 के लिए ओ टू नाइटिंगेल, करेक्ट, लास्ट लाइन। सो 13 के लिए सी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सो ये बहुत आसान है और लिटरली जितने लोग अभी क्लास देख रहे होंगे, ये एकदम 100% सबको आना चाहिए। सो मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु सेड, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, आर्नोल्ड, डब्ल्यू बी येट्स। सो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो जो आप नींद में भी सही आंसर करो, उसमें से एक ही हमारा क्वेश्चन है। 14 मुझे एक गलत दिख रहा है, नहीं ये सही होना चाहिए था सभी का, हाँ एक ही रॉन्ग दिखा, चलिए। सो 14 के लिए बी। लंदन 1802 वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का।
और उसमें बिल्कुल पहली लाइन में उन्होंने मिल्टन को बुलाया है। क्यों? वो सेकंड लाइन में मेंशन है, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी नीड है, जरूरत है। सो 14 के लिए बी। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, लंदन 1802, यस। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स? ये डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब पहले हमें डीएच लॉरेंस याद आने चाहिए, फिर उनका वर्क सन्स एंड लवर्स याद आना चाहिए, फिर उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं या जो स्टोरी है उसके ऊपर बेस्ड ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और फिर हम वहां पे सही आंसर मार्क करेंगे। So Paul's mother dies of cancer. Paul's father is a lawyer. Paul marries Gertrude. Paul kills his mother. चार में से कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है? जेल का ध्यान रखेंगे। गैंगवाजी सिलेबस में सब मेंशन है कि सब आएगा आपके, लिटरेचर में से एवरीथिंग, ग्रामर में से एवरीथिंग, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सब। सो बहुत डिफाइंड नहीं है सिलेबस, जैसे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में या एलटी ग्रेड वगैरह में डिफाइंड है सिलेबस, उस तरीके से यहाँ पे नहीं है। तो सभी पढ़ना है, सब चीज के लिए हमें तैयार रहना होगा। हाँ प्रिया, ये आपके 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। 15 प्रैक्टिस सेट्स हमारे डेली हैं इसी टाइम 8 बजे जी। 15 के लिए डी बता रहे हैं, करेक्ट है। सो मदर को कैंसर रहता है, बट पॉल से देखा नहीं जाता अपने मदर का दुख, जिस वजह से वो उनको मेडिसिन पिला के फिर मार देता है। सो 15 के लिए डी, मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन की वजह से, ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय हॉब्सन्स चॉइस? तो आपके जो इडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन है उस तरीके से मान लीजिए, हॉब्सन चॉइस का क्या मतलब होता है? टू चूज फर्स्ट इन रो, टू मेक अ केयरफुल चॉइस, नो रियल चॉइस अवेलेबल, टू सीक ऑल फेवरेबल ऑप्शंस। चार चीजें दी गई हैं। 16 के लिए सी बता रहे हैं, ये इजी एक्सप्लेनेशन जी, करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका। सो ऑप्शन चॉइस के अंदर क्या हो गया, जैसे मान लो आप कोई शिकायत लेके गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जो भी एचआर पर्सन है उसके पास जाके आप कह रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं कि आई एम नॉट हैप्पी ये वो, तो वो आपसे कहते हैं कि अच्छा क्या चाहिए आपको, तो आपने कहा कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो और थोड़े जो नंबर ऑफ आवर्स हैं कम कर दो, देन आई विल बी वेरी हैप्पियर। और एचआर आपको कह दे कि अच्छा चलो तुम इतना कह रहे हो तो हम तुम्हें फ्राइडे को जीन्स अलाउ कर देते हैं। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब या तो आप इसको एक्सेप्ट करो या यू विल नॉट हैव एनीथिंग। सी ऑप्शन, नो रियल चॉइस अवेलेबल। 16 के लिए सी, है ना, बस वो ऐसे ऊपरी दिखावे में लगता है कि भाई है आपके पास चॉइस एंड यू आर चूजिंग, बट एक्चुअली जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। भाई ऐसे लोगों का हमारे सेशंस में बिल्कुल भी स्वागत नहीं है ना। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, सो डिक्टेटर, हिपोक्रेट, फिलिस्टीन, प्रिमिटिव। चार ऑप्शंस हैं। 17 के लिए बताएंगे। सो 16 भी मुझे एक सिरे से सबका करेक्ट आंसर दिख रहा है, बहुत सही है। 17 कृतिका कह रही है सी, सो करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग याद रखेंगे ऐसे पर्सन को जिसको लिटरेचर या आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे फिलिस्तीन। बाकी के डिक्टेटर जैसे हिटलर है जिसके पास सारी अथॉरिटी है, वो हो गया। और हिपोक्रेट जो ऐसे सामने से दिखाते हैं क्योंकि दे आर फॉलोइंग बिलीव्स, पर एक्चुअली में उनका नहीं उससे कनेक्शन होता है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। एंड प्रिमिटिव हो गया बहुत पहले के टाइम, एंशियंट सॉर्ट ऑफ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, हमारे सामने है प्रिसीड, प्रोसीड, रिसीड और सक्सीड 18th के अंदर। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर याद रखेंगे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18th। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिसीड, प्रोसीड, रिसीड और सक्सीड। एक करेक्ट है, महिमा राय, है ना, सही आंसर 18 के लिए ए। तो बाकी सारे लोग चेक करेंगे कि भाई व्हाट इज दी करेक्ट स्पेलिंग।
आगे चलते हैं, दो और क्वेश्चन और फिर हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हेल्प द पुअर। ध्यान रखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जब भी आप एक्टिव से पैसिव में करते हो, एक बहुत ही स्पेशल रूल है जो आपको फॉलो करना होता है। सो उस चीज को कंसिडर करते हुए सही आंसर बताएंगे। हेल्प द पुअर, ऑप्शन क्या है? लेट द पुअर बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, लेट द पुअर्स बी हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ए बी सी या डी, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग एक्टिव से पैसिव करते समय? एक करेक्ट है, बिल्कुल प्रिंस का राइट आंसर सबसे पहले दिखा है, लेट दी पुअर बी हेल्प। तो सब भी जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस चेंज करते हैं वहां पे हमें ध्यान रखना होता है शुरू में क्या यूज करेंगे। लेट, लेट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो यूजुअली आप बाकियों में भी ध्यान रखते हो। सो 19 के लिए ए। क्वेश्चन नंबर 20 लिटरेचर से है। विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज ए बॉयज एम्बिशन? सो आसान सा क्वेश्चन है। यूजुअली आप जो मेन नाम होता है उसके साथ साथ सब टाइटल या अदर नेम भी याद रखते हो। तो मेरे ख्याल से आता होगा सभी लोगों को। एप्सिलॉन एप्सिलॉन, लाइट इन ऑगस्ट, द साउंड एंड द फ्यूरी, मॉस्किटोज। 20 के लिए ए जी, जैसा एक्सपेक्टेड था, सबको पता है। सो 20 के लिए ए इज राइट वन। अब देखते हैं पैराग्राफ। सो ये है आपका पैसेज, और पैसेज के ऊपर हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो पैसेज इज, अंकल said Luke to the old Sean, you seem to be well fed, though I know no one looks after you। So बहुत ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, दो लोग के बीच में बातचीत हो रही है और आपको समझ में आ रहा है। ये स्टेटमेंट बोला किसने है? ल्यूक ने बोला है ओल्ड शॉन को। Because, Sean replied, I have a good feed every night at Emperor's Orchard. After dark, I go there myself and pick out enough fruits to last a fortnight. So इतने फल मैं इकट्ठा कर लेता हूँ कि fortnight मेरा गुजारा हो जाता है। Luke proposed to accompany his uncle to the orchard, though reluctant because of Luke's habit of euphoric exhibition। So कुछ वर्ड आपको यहाँ पे लग रहे होंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस करें उन वर्ड्स के ऊपर। जैसे रिलक्टेंट है, ये आपको चेक करना व्हाट इज द मीनिंग, यूफोरिक का क्या मतलब होता है। जो नए वर्ड्स आपके सामने आए ध्यान दीजिएगा उन पे। यूफोरिक एग्जिबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, शॉन अग्रीड टू टेक हिम अलोंग at the orchard while Sean hurriedly collected the fruits and left। So ये कौन है? अंकल है, उसने फटाफट फ्रूट इकट्ठा किया और चला गया। Luke on the other hand, at the sight of unlimited supply of fruits, was excited and lifted his voice। मतलब वो जो भी बोल रहा होगा उसने क्या करा, उसका वॉल्यूम तेज हो गया। Which brought emperor's men immediately to his side। वो जो भी हमारे emperor हैं उनके बंदे आ गए। दे सीज्ड वर्ड पे ध्यान देंगे, मीनिंग स्पेलिंग। दे सीज्ड हिम एंड मिस्टुक हिम एज द सोल कॉज ऑफ डैमेज टू दी ऑर्चर्ड। यहाँ पे सोल क्या हो गया? अकेला, है ना। और एक वो हमारे जो पैर वाला सोल होता है वो उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। ऑल्दो ल्यूक reiterated that he was a bird of passage, they pounded him mercilessly before setting him free। कहानी समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखिए। What does bird of passage mean in the context of the given passage? कहाँ पे मिला है हमें bird of passage? बिल्कुल लास्ट में, लास्ट सेकेंड लाइन। उसका मतलब क्या है? There was a bird in the orchard, other people stole from there,
Emperor knew him personally. He did not visit regularly. क्या सिलेक्ट करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 21? ओके, सो आ रहे हैं आंसर्स? और लोग का भी वेट कर लेते हैं, बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं। तो 21 के लिए क्या हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ही डिड नॉट विजिट ऑर्चर्ड रेगुलरली, है ना, बर्ड ऑफ द पैसेज। सो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ही रेयर जा रहा हो कहीं पे ओकेजन, रेगुलरली नहीं जा रहा हो। और यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वो देखो वहां पे समझा भी रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो वहां से भी आपको क्लियर हो रहा है। उन्होंने उसको सीज कर लिया, मिस्टूक हिम एज द सोल कॉज ऑफ डैमेज, बट ल्यूक बार बार ये क्या बोला कि ही वॉज ए बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब वो वहां पे हमेशा नहीं आता है, पहली बार आया है। सो डी होगा 21 के लिए। नई चीज सीखी है हमने, ध्यान रखेंगे। हाउ ऑफन डिड शॉन विजिट दी ऑर्चर्ड? डेली, वीकली, वंस इन अ मंथ, एवरी डे, आफ्टर मिडनाइट? तो मेरे ख्याल से ये बीच में हमें पैसेज के बीच में मिला था कहीं पे। आफ्टर डार्क आई गो देयर माई सेल्फ एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स टू लास्ट ए फोर्टनाइट। सो यहाँ से जो भी समझ आ रहा हो आपको, सेकेंड वाले सेक्शन में है। After dark, I go there myself and pick out enough fruits to last a fortnight. So मिल गया हमें आंसर 22 के लिए, डी ऑप्शन। ऋतिका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. Which of the following can be inferred from the passage? Luke did not take good care of his uncle. Emperor was a wicked man. Lack of self control had put Luke into trouble. Luke had a habit of speaking loudly. पैसेज पढ़ के हमें इसमें से क्या कौन सी चीज समझ में आ रही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ल्यूक डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज अंकल, ऐसा कहीं हमें लगा पैसेज में? एम्परर वॉज ए विकेड मैन, अरे उसका हम लोग बगीचा बिगाड़ेंगे तो कोई भी पकड़ेगा। पता है विकेड वाला पॉइंट आपको ऐसा कहीं लगा हो? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैड पुट लूक इनटू ट्रबल, है या नहीं? एंड ल्यूक हैड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, ऐसा भी कहीं हमें लगा हो पैसेज के अंदर? हाँ जी, सी करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि वो स्पेसिफिक लाइन में हमें पता चल रहा है कहाँ पे। Though reluctant because of Luke's habit of euphoric exhibition of extreme excitement, उसको लेके गया और वहां पे Luke on the other hand at the sight of unlimited supply of fruits was excited and lifted his voice. So lack of self control 23 के लिए C करेक्ट है। एंड 24 vocabulary based question हो गया। Choose the word which is most nearly the same in meaning as the word reluctant used in the passage. मैं हेल्प कर दूं आपकी थोड़ी सी। रिलक्टेंट हम लोग यूज करते हैं जहां पे कोई हेजिटेट कर रहा होता है या फिर अनविलिंग होता है, मतलब उसको अंदर से बहुत मन नहीं होता है और उस काम को नहीं करना चाह रहा होता है, उसको हम लोग कहेंगे क्योंकि ही इज रिलक्टेंट। हमारे पास वर्ड्स हैं डिसइंक्लाइंड, अपोज्ड, रेजिस्टेंट, अगेंस्ट। 24 के लिए ए करेक्ट आंसर। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Why did Sean leave after collecting the fruits? He feared that the bird's song would awaken the emperor. To avoid getting caught by emperor's men, he saw the emperor's men approaching. He was afraid of the dark.
सो ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है पैसेज में, पर जो कंटेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है ना। ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है जहां पे आप पढ़ोगे पैसेज और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है 25 के लिए कौन सा ऑप्शन? क्यों चला गया फ्रूट कलेक्ट होने के बाद? बर्ड्स सॉन्ग वाली बात, या अवॉइड गेटिंग कॉट, या उसने देख लिया था कि एम्परर के मैन आ रहे हैं, या उसको अंधेरे से डर लगता था? बाकी के ऑप्शंस देखिए वहां पे रिलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हमारा दिया नहीं गया है पैसेज के अंदर, और बी के साथ हम लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ वो फटाफट लेके इसीलिए भागा था कि ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, पर बाकी के फॉर श्योर रॉन्ग है। बर्ड सॉन्ग की कोई बात नहीं है, एम्परर्स के मैन उस समय नहीं आए थे, जब लूक की आवाज तेज हुई तब आए थे, और उसको अंधेरे से डर लगने वाली बात भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। सो बी इज दी राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आज के पैराग्राफ में मेरे ख्याल से आप लोग ने अच्छा स्कोर करा होगा, आंसर्स आए होंगे आपको। अगर बाद में कभी वीडियो के सामने से गुजरो तो एक बार अपने स्कोर जरूर मेंशन कर देना कमेंट करके कि क्या रहा, आउट ऑफ 25 क्या स्कोर करा है। आज के लिटरेचर के क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है 3-4 ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, और आप आगे के लिए उसको कोशिश करना, ध्यान रखना, ठीक है। मिलेंगे और ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के साथ कल के सेशन में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, एंड बाय।